चलो तो हम बात कर रहे थे। देखो कल हमने जो है जहाँ तक हमने बात कर ली थी तो हम सिंप्लीफिकेशन पर बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो सिंप्लीफिकेशन के आपने क्वेश्चन लगाए घर पर, हो रहे क्वेश्चन या नहीं हो रहे। तो मैंने कुछ फार्मूले दिए थे आपको, आपसे मैं फार्मूले पूछ लेता हूँ और फार्मूले सब कॉपी बंद रखो सब, ठीक है ना। और चलो ए की क्यू प्लस बी की क्यू, आप बताओ इधर ऑप्शन, कॉपी कोई नहीं देखे, ठीक है आप बताओ। ठीक है यही है, यही है। देखो ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए की क्यू माइनस बी की क्यू का फार्मूला क्या है? कौन बताएगा, हाथ खड़े करो। चलो वैसे रहने देते हैं, बोलिए बस इस वाली लाइन में। हाँ हाँ बता दो। हाँ ये ठीक है ना। चलो अब बताओ ए प्लस बी का क्यू कौन बताएगा। या मोबाइल में देखते हैं। सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। चलो ए माइनस बी के क्यूब का फार्मूला बताओ। हाथ खड़ा करो चलो, आप बताओ कौन है। ठीक है चलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, और क्या ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला। किसे पूछूं। देखो ये फार्मूले आप याद कर लेना, जरूरी है ये फार्मूला। और ये एक हल्का सा होता। अब टेबल कहाँ तक याद है, नहीं मेरे पूछने नहीं थे, मैंने 2-3 दिन पहले बताया था। सर ने बोला कि इनसे कुछ पूछो, पिछले ये याद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और 2 काम मुझे दिए गए हैं कि एक तो ये बोला गया है कि इनको बच्चों को मोटिवेट करना है, इन्हें वो मैथ्स की अहमियत बतानी है। तो मैंने कहा वो तो ये 5-6 साल बाद खुद ही समझ लेंगे, ठीक है ना। हाँ तो मैंने कहा उसकी तो चलो कोई वो नहीं है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि मैथ्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इतना वो तो होगा और क्या, बाकी ऐसे तभी पड़े, ठीक है ना भी करोगे जीवन में तुम अच्छे ही करोगे। और तो यही थी बस, और क्या मोटिवेट इतने करना था, इससे ज्यादा क्या। चलो अब एक काम करते हैं, मैथ्स करते हैं, रीजनिंग अभी और बता दो, 1 मिनट लगेगी तुम्हें, 1 मिनट में मैथ्स वाले हाथ खड़ा करो जितने बच्चों को सर मैंने। रीजनिंग रीजनिंग वाले हाथ खड़ा करो, और मैथ्स वाले एक बचा मैथ्स वाला, ये तुम कॉमन रह गए दोनों में है। इसमें हंसने वाली क्या बात थी, कुछ खास था। चलो अब मुझे बताओ रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर हो गए, आप मुझे बताओगे कोई बच्चा जो पहली क्लास से आ रहा हो। जब ये नया बैच लॉन्च हुआ उसके बाद से क्लॉक क्लॉक हुआ बस। ब्लड रिलेशन हो, अच्छा क्लॉक क्लॉक हुआ है ना। अच्छा तो बताओ
चलो तो मैं आपको चैप्टर दे रहा हूँ, अब मुझे बताओ पेयर फॉर्मेशन करें फिर या डाइस करें? डाइस वाले हाथ खड़ा करना, कितने बच्चे जो डाइस को कर रहे हैं? कलर कलर वाला डाइस करना। करा दो, कुछ भी करा दो, लूडो भी खिला दो। हाँ कुछ कर लो यार, क्या फर्क पड़ेगा। ये पेयर फॉर्मेशन करना। हो गया पेयर फॉर्मेशन? तो पेयर फॉर्मेशन करा दो फिर। तो हेडिंग डाल लो पेयर फॉर्मेशन, और क्या। इसकी हिंदी होगी शब्द युग्म। युग्म की जगह आप गठन भी डाल सकते, ये भी अच्छा होगा। ठीक है ना, एक क्वेश्चन लिखो, और पहले मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, उसके बाद मैं हिंदी में बोलूंगा, है ना। अपनी अपनी लैंग्वेज में लिखना सबने क्वेश्चन। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ लेटर्स, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ लेटर्स, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड, आर देयर इन द वर्ड diplomacy, diplomacy. How many pairs of letters are there in the word diplomacy, in the word diplomacy, which have the same of letters, which have the same of letters, which have the same of the letters, डिप्लोमेसी आ गई। हाँ, which have the same of the letters between as in English alphabet series, between as in English alphabet series. अब मैं कुछ कह दूंगा तो मैं रहने दो। लिखो हिंदी में लिखो, शब्द डिप्लोमेसी में, शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं, शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं, शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं, जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में, जितने अंग्रेजी वर्णमाला में। ठीक है, हाँ क्या ऐसा होगा? डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला, जितने अंग्रेजी वर्णमाला में। लिख लिया, लिख लिया ना सबने, एक एक बार लिख लिया। अब एक काम करो, इसी क्वेश्चन को दोबारा से लिखो, और करके लिखो, और इंग्लिश वाले भी हिंदी वाले भी, और पूरा क्वेश्चन ऐसे उतार दो जैसे मैंने एक बोला था ना इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, तो वहां सीरीज की जगह कर देना इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और बाकी क्वेश्चन पूरा ऐसे उतारो। मैं एक बार क्वेश्चन लिखो, चलो दोबारा से लिखो, इतनी जगह छोड़ दो, जैसे इंग्लिश वाले है ना बच्चे, जगह छोड़ दो जिनका छूट गया क्वेश्चन। लिखो हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स are there in the word, how many pairs of letters are there in the word, how many pairs of letters
are there in the word diplomacy, diplomacy, which have the same number of letters, between as in English alphabetical order, between as in English alphabetical order। मतलब वही था बस, पर हिंदी में ऐसे उतारो, वहां तो लिखा था वर्णमाला में, जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं हिंदी में लिखता है जितने अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में होते हैं, मतलब वर्णमाला के साथ क्या और ऐड कर देना, क्रम। बाकी पूरा क्वेश्चन लिखो, हिंदी में लिखो, शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग में, शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग में जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं, जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में, जितने अंग्रेजी वर्णमाला, वर्णमाला क्रम में, क्रम बोल रहे हैं, जितने अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। अच्छा आपने क्वेश्चन लिख लिया सबने, तो इसमें देखो दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो बनता है आपके पास क्या इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और एक बनता है सीरीज। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन का मतलब कितने बच्चे समझ गए। अच्छा पहले ये बताओ इस बार वाला सीसेट मतलब ये 2024 में यूपीएससी कौन कौन अटेम्प्ट कर दे रहा है इस बार, आप दे रहे हैं ना, तो आप तो शुरू से पढ़ रहे हो ना सब कुछ, और है कोई। अच्छा इसका मतलब आप क्वेश्चन का मतलब समझे नहीं समझे, कितना कोई बच्चा समझाएगा, मुझे हाथ खड़ा करो कौन समझाए कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। नहीं आया किसी को भी समझ में, क्या वही बताओ कौन बताएगा। देखो इस कहने का मतलब ये है, देखो यहाँ देखो, जैसे आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, इधर ध्यान दो, आई डी और आई के बीच में इंग्लिश लेटर में कितने अक्षर होते हैं, कितने होते हैं डी और आई के बीच में, 4 होते हैं, कितना एक भी नहीं है, तो नहीं है ना, ये पेयर नहीं बन पा रहा। इसी तरह से देखो डी और पी के साथ कितने अक्षर होते हैं, डी और पी के बीच में तो बहुत सारे होते हैं, यहाँ कितना एक, नहीं बन पा रहा। इस तरह से डी और एल के बीच में देखो कितने होते हैं, डी के बाद ई एफ जी एच आई जे के एल 8 होते हैं, यहाँ कितने 2, तो नहीं बन पा रहा। जैसे आप यहाँ देखो, आप देखो आई और एम के बीच में बताओ कितने अक्षर होते हैं, 3 होते हैं, और यहाँ भी कितने हैं 3 है, इसका मतलब कितने पेयर्स बन गए आपके पास, एक पेयर बन गया ना। तो ऐसे ही करके आपको बताने कि ऐसे इसके अंदर कितने पेयर हो सकते हैं, समझ रहे हो ना, अब समझ गए। अब ये तो आप समझ ही चुके हो, अब मुझे बताओ क्या एबीसीडी याद है तुम्हें, ठीक है सबको याद है, चलो कौन सुनाएगा फिर, सुनाओ फिर। ए बी सी डी, देखो इन सब का आपने क्या काम करना, अब मेरी बात को समझना है इसको, और ये काम है तुम्हारा, कल मैं पूछूंगा भी इनको, इन सब के आपको क्रम याद रखना, ठीक है ना। जैसे कोई आपसे पूछे एल कितने पर होता है, तो एल 12 पर होता है ना, इस तरह से। तो इनको याद करने का एक तरीका होता है, ये तरीका है, इसे एक वर्ड होता है इजोटिक, ठीक है ना, नाम तो नहीं किसी काम में से। तो ये बेसिकली 5-5 की गैप्स होता है, 5 10 15 20 25, 5 10 15 20 25। तो आप इसमें एक चीज नोटिस करोगे कि 5-5 के गैप्स है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो आप मुझे बताओ ई कितने पर होता है, 5 पर, जे कितने पर होता है, 10 पर, ओ कितने पर होता है, 15 पर, टी कितने पर होता है, 20 में। तो कुल मिला के आप मुझे बताओ ये 5 अक्षर है, 5 के 5 अक्षर याद हो, टी जो टी से याद हो। अच्छा बताओ अगर 5 ये तुम्हें याद हो चुके हैं, तो आप मुझे बताओ 5 इनके आगे पीछे भी याद हो गए होंगे। जैसे ई से पहले क्या होता, क्या होता डी, तो डी कितने पर होगा, 4 पर, और ई के बाद क्या होता है
एफ कितने पर होगा? 6 पर। क्लियर है? एक दूसरी बात आपने ध्यान रखनी होती है कि ए से लगाकर जेड तक है, आप देख रहे हो इनका जो अच्छा है, सबने उतारने ऐसे ही जैसे मैंने उतारे हैं, किसी ने कि अपनी तरह से तो नहीं उतारे ना, यही इनका तरीका उतारने का। इधर ध्यान दो, और इसकी जरूरत पड़ेगी आगे चैप्टरों में, कोडिंग डिकोडिंग में इनकी जरूरत पड़ेगी, तो इनको समझाओ पहले मेरी बात को। अच्छा बताओ, आपको पता है 26 लेटर्स होते हैं, तो ये कितने से रिवर्स हुआ है? 13 से, 13 से हुआ है। तो आपको पता अगर ये 13 से रिवर्स हुआ है, इसका मतलब सॉरी हाफ क्या बैठ रहा है इसका? m हाफ बैठ रहा है। तो देखो m और n से हाफ हो रहा है, तो इसका मतलब m कितने पर होगा? 13 पर, और n कितने पर होगा? 14 पर। याद होगी ना? तो आप इसमें देख रहे हो आपको काफी वर्ड याद हो चुके हैं, ठीक है ना? तो देखो अब मैं आपको याद कराता हूँ, देखो कैसे याद करते हैं। इधर देखो, अच्छा बताओ, शुरू के 4 अक्षर तो सबको याद होते हैं, ऐसा कोई बालक है ना जिसको जिसको ये याद ना हो? देखो मैं बता दूंगा, जिस पे मैं लाइन खींचता जाऊंगा इसका मतलब वो तुम्हें याद है ना। बताओ शुरू के 4 अक्षर तो कोई ऐसा बच्चा है जिसको याद नहीं होंगे? याद है ना? ई जोटी से ई याद हो गया है, ये हो गया है। ई के बाद एफ होता है तो एफ भी याद हो गया, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब मुझे बताओ 8 ऐसे मिलकर बना होता, मतलब दोनों तरफ से ऐसे बंद होता, और एच भी ऐसा होता, तो एच और 8 एक सा दिखाई दे रहा है। तो अब मुझे बताओ एच भी याद हो गया, हो गया नहीं हो गया? आपको पता है 9 ऐसा होता बना हुआ और आई भी ऐसे ही होता बना हुआ, तो 9 और आई सेम है, तो एच के साथ आई भी याद हो गया। ई जोटी से जे तो अभी याद करें, ये जोटी से, ठीक है ना? अच्छा के में आप एक चीज नोटिस करो, के में 2 सीधी लाइनें खींची भी। अब मुझे बताओ 2 सीधी लाइन खींचने से क्या बनता है? 11 बनता, तो के भी याद हो गया। एम और एन तो वैसे याद है, हाफ है, और एम से पहले एल आता है तो ये भी याद हो गया, और एम भी याद हो गया, तो ये लाइन तो याद होगी। एन याद कराइए, हाफ है, ठीक है ना? ओ भी याद हो गया, है ना? ये तो कितने याद हो चुके हैं। लास्ट के आप एक बात मानते हो, जेड और वाई तो ये 3 तो लास्ट के याद रहती हैं। आप देख रहे हो डब्ल्यू ऐसे बना हुआ होता है, ऐसे डब्ल्यू 3 की तरह लग रहा है, नहीं लग रहा है? तो डब्ल्यू 23 हो जाएगा। आपको तो वी में 2 सीधी लाइन है, इसका मतलब 2 सेम अक्षरों से बनेगा, तो देखो 2 सेम अक्षरों से या तो 11 बनेगा या 22, तो आपको पता है 11 पहले जाता तो क्या बनेगा? बाद वाला वी है तो 2 सेम लाइनों से बना है, तो ये 22 पे होगा, क्योंकि 2 2 सेम, और ये भी याद हो गया। टी याद कराइए तुमने, ठीक है ना? लगभग लगभग याद कर चुके हैं, इसमें बचा ही क्या। ये कुछ लेटर्स आप वैसे भी याद रख सकते हो, जैसे जिसका जो भी नाम है अपने नाम के पहले अक्षर से याद रख सकते हो। जैसे आपका नाम क्या? शालिनी, तो एस से स्टार्ट हो रहा है, तो आप अपने नाम का अक्षर याद रख सकते हो। तो एस पे क्या आ रहा है? 19, तो अपने नाम का पहला लेटर का तो पता होना ही चाहिए, और जो आप अपने नाम के आगे पीछे लगाते हो उसका याद कर सकते हो, है ना? आप बताओ आपका नाम क्या? राहुल, तो बताओ आर कितने पर होना चाहिए? 18 पे। देखो अब अपने नाम का अक्षर नहीं भूलोगे, अपने किसी चाहने वाले के नाम का अक्षर याद रख सकते हो, ठीक है? नहीं बोला मम्मी पापा। तो कुल मिला के ये याद हो गया ना? क्लियर है ना? अब जैसे पी का तो याद रख लो, फिर मैथ्स का टीचर है तो ये तो वैसे भी तुम्हें याद रखना ही चाहिए, ठीक है? नहीं तो पी भी याद हो गया। अब बचा ही क्या है इसमें? वी 22 पे है तो यू इससे पहले आता ही है, ठीक है ना? अरे कुछ तो वैसे भी याद कर लो सब। तो कुल मिला के ये याद हो, ऐसा ही नहीं कि अब याद नहीं हो गए ना? एक बार इन पर घर पे प्रैक्टिस करना है, याद करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करना है। 3 4 चैप्टर इससे रिलेटेड आएंगे, तो जैसे ही 3 4 चैप्टर कंप्लीट होंगे तो फिर उसके बाद जो है ये करा दिया जाएगा आपको ना, ये ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को करते क्या, अब दिक्कत यही है कि ऐसे क्वेश्चन में जैसे आपके पास पेयर बनाने के लिए, तो पेयर में दिक्कत ये आती है कि पेयर को बनाया कैसे जाए, है ना? तो आप एक एक को, तो इसको कॉपी करना है क्या? इसको उतारना आपका ना, ठीक है।
चलो ठीक है ना। अब ये इसको भूलेगा नहीं कोई भी, है ना। अब मैं तुमसे पूछूंगा, जो लिख लिया ना। अब देखो एक काम करते हैं, डी को देखते हैं, डी कितने पर होता है वाला? 4 पर होता है। आई 9 की तरह है, 9 पर होगा। पी मेरा नाम है 16 पर, एक्स एल 12 पर, ओ इजोटिस है 15 पर, एम 13 पर, ए ये ठीक है ना। इनको ऐसे जो है अपने नाम दे दिया ना। इसके बाद आप मुझे बताइए कहाँ से स्टार्ट हुआ बालक? 4 से। तो 4 से आगे को काउंटिंग करनी है, तो 4 के बाद आएगा 5 6 7 8 9 10 11 12। कहीं मैच करा? नहीं करा। इसका मतलब डी का किसी के साथ पेयर नहीं बना। अब 9 के बाद देखोगे 10 11 12 13। आप देख रहे हो पेयर बन गया किससे? तो 9 का किससे बना पेयर? 23। 9 के बाद 10 11 12 13 बन गया पेयर। इसके बाद 16 का 13 से आगे जाओगे 14 15 16 नहीं बनना। इसके बाद 16 का देखोगे 17 18 19 20 21 22 नहीं बनना। 12 16 के बाद 12 से देखेंगे ना, 12 के बाद 13 14 15 किसी से नहीं बनना है ना। तो अगर कोई पूछेगा आपसे कि बालक इसमें बताओ इसमें सीरीज कितनी है, ऑर्डर ये तो ऑर्डर है। ऑर्डर है तो ऑर्डर कितना है? ऑर्डर एक है क्योंकि एक ही पेयर ऐसा बन रहा है। अगर वो पूछे सीरीज, 4 तो सीरीज के लिए वाला करते क्या है, आप एक काम करो 25 से इधर चलो, 25 से इधर क्या आएगा 26, खत्म हो गया। फिर 3 से देखोगे, 3 के बाद 4 3 है, 3 के बाद 4 5 6 7 8 9। तो आप देख रहे हो 3 का किससे बन गया? 9 से। फिर आगे 10 नहीं होने का। 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 नहीं बना। फिर 13 के बाद 14 15 16। तो एक किससे बन गया है? 16 से। फिर 17 18 नहीं। 15 के बाद 16 17 नहीं। 12 के बाद 13 14 नहीं। तो हम मुझे बताओ ऑर्डर को देखो, ऑर्डर कितने हैं? लेफ्ट टू राइट, और सीरीज में दोनों करने हैं। वाई के साथ वाई जेड वाई जेड है 25 वाई और 26 तक नहीं जाना था, 26 से ऊपर नहीं जाना था, इससे इतने चलना। ठीक है ना, क्लियर है? नहीं जाना है। और सीरीज दोनों साइड से करनी है। हाँ सीरीज दोनों जगह से काउंट करनी। तो बताओ एक ये 2 ये 3 ये, तो ऑर्डर में तो इधर इधर वाले काउंट करते हैं, सीरीज में दोनों। तो ये कितना हो जाएगा सीरीज? 3 2 रे 3 ऐसे ही है। मतलब ठीक है जो मैंने बोला है ना, कंफ्यूजन हो रहा है निकल जाएगा। हम्म जेड लास्ट हो गया, 26 से आगे नहीं जाते वो, उसमें वो करते हैं कोडिंग डिकोडिंग में काउंट करते हैं 26 से। हाँ रिवर्स में कोडिंग डिकोडिंग में चलते हैं, इसमें नहीं जाते इस वाले चैप्टर में। ठीक है ना, चैप्टर में अंतर। जब आगे कराऊंगा ना दूसरा चैप्टर, उसमें जेड से आगे को भी चलना पड़ता, वहाँ जेड से रिवर्स में चलेंगे, तो वो अगले चैप्टर के लिए। आप इसका उसके मिक्स करें जी। ये साइक्लिसिटी में नहीं घूमते इसमें, इसमें जेड तक ही जाना है। हाँ उसमें चलते हैं। अरे ये बता दे ऐसे, बस बात खत्म करो कि इतना हो रहे हो। अब तो तुम्हें इतना टाइम हो गया होगा, 5-6 महीने हो गए। तो विश्वास कर लो कि मास्टर को मैथ आती है, भाई विश्वास करो तुम्हें। अभी तो कहीं ऐसा धोखा लगा दूंगा कि मास्टर को नहीं ना, अब तो कर ही लो विश्वास, अब कर लेंगे, है ना। चलो अब अच्छा बताओ, अब हाथ खड़ा करो, कितने बच्चों को ऐसा लगता है कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, हम कर लेंगे? हाथ खड़ा करो। पक्का ना? सबको लगता? चलो अब हम देखते हैं। अब एक वर्ड है STUDENT, इसमें ऑर्डर और सीरीज दोनों निकालो। ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी, सब पर सब अपने अपने आंसर बताओ। चैप्टर गलत स्टार्ट कर दिया। चलो इनकी नंबरिंग मैं करा दे रहा। इधर ध्यान दो, देखो बोर्ड पे देखो, मैं कराता हूँ नंबरिंग। इधर देखो, एस कितने पर होता? 19 पर, टी 20 पर, यू 21 पर, डी 4 पर, ई 5 पर, एन
14 बट्टी 20। नंबर एक तो याद हो गया होंगे, इसमें क्या है? चार और 6, 4 और 3, 4 और 6, वेरी गुड। 4 3 4 6, और बताओ किसी का? एक का आंसर है 4 3, एक का है 4 6, और बताओ, मैं सबके लिखूंगा आंसर। और बताओ। और किसी बच्चे का? हाँ जी सर। 4 5 वाले हाथ खड़ा करना। तो इधर ध्यान दो। देखो एस होता 19 पर ये, टी 20 पर ये, 21 पर ये, 4 पर ये, 5 पर ये, और ये। अब इधर ध्यान दो। एस देखोगे, एस कितने पर है? 19 पे। 19 के बाद चलोगे 20, एक बन गया। और पहले बताऊं, देखो आपका आंसर गलत क्यों आ रहा जाता है बच्चों का। आप जब कभी ऐसे क्वेश्चन को लिखो तो बीच में लिखे करो, ऊपर को काउंट करे करो ऑर्डर, और नीचे को सीरीज, फिर दोनों को जोड़ते करो सीरीज की, ठीक है ना? एक उसमें का काउंट मत करो। फिर 19 के बाद 20, फिर यहीं से चलोगे, 19 के बाद 20 21, दो बन गया। 22 23 आगे नहीं बन रहा, फिर 21 का देखोगे ये बन जाएगा 20 21, फिर आगे नहीं बन रहा, 21 का नहीं बन रहा, फिर देखोगे 4 5, आगे नहीं बन रहा, यही बन रहा है। और यहाँ देखोगे 20 का तो नहीं होगा, 14 का, 15 16 17 18 19, ये हो रहा है। और बन रहा है कोई? नहीं बन रहा है। तो बताओ ऑर्डर कितने हो रहे हैं और सीरीज? ठीक है, अब आएगा ऐसे क्वेश्चन कर दोगे, ठीक है ना? और एक अगला वर्ड दे रहा हूं मैं, ऑर्डर भी निकालना, सीरीज में। वर्ड है हुँ? क्या बोला आपने? चलो स्पेलिंग बोलो बोर्ड पे देख के। नहीं आप बोलो, बोलो। अच्छा बात नहीं है, अरे इधर लिखी हुई है। भारत ने क्या दिया विश्व को? तुम्हें तो एक आदमी की जरूरत है मोटिवेशन रखने के लिए। थोड़ा सीधा इधर लिखते पहले, कोई नहीं, सुना हो जाएगा। इसको करो, इस चैप्टर के बाद एक दूसरा चैप्टर कराना मुझे तुम्हें अभी, होता होता, क्योंकि ये तो सब लगभग समझ में आ गया। 4 5 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराते हैं, इसमें एक दो टाइप और बचा हुआ।
पहले ये बताओ सीरीज कितनी इसमें, बस सीरीज सीरीज बताओ, ऑर्डर ऑर्डर में तुम गोली मारो। सर 3। कितना सबका नो आ रहा है क्या? नो वाले हाथ खड़ा करना। सीरीज कितनी? अच्छा, 9 वाले हाथ खड़ा करो, 10 वाले और 11 वाले। 9 11 किसका? 11 9 दो ऑर्डर दो order। अरे तेरे की, अब हे भगवान, आप इंस्पिरेशन का निकाल रहे हो? अब बोर्ड पे देखो क्या लिखा हुआ। अरे चलो मैं करा देता हूँ, जो कुछ भी है अब देख लेते हैं। पहले बताओ 10 हाथ खड़ा करो, 10 वाले। कितना है? अच्छा एक बात कहूँ मैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और फ्री का नंबर होता है ये, और जल्दीबाजी में सब गलत करके जाते हैं इस क्वेश्चन। ठीक है ना? रीजन प्रैक्टिस की कमी। इधर यहाँ देखो, देखो P 16 पर O, 15 पर P, 16 U, 21 ये, 12 ये सबको याद हो गया। अब इधर ध्यान दो, देखो इधर फोकस करो। 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं बन पा रहा किससे? 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं बन पा रहा किसी का। 16 के बाद 17, 18, 19, 20 ये बन रहा है ना? आगे नहीं बन पा रहा कोई भी, ये किसी से नहीं, ये किसी से नहीं, 12, 13, 14 नहीं ना? ठीक है ना? तो ऑर्डर जो है, ऑर्डर कितना है? 3। अब ऐसे कौन शख्स थे जिनका ऑर्डर 2 आ रहे थे? अब यार देखो, इधर देखो, 14 के बाद 15 कंप्लीट हो गया, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं बन पा। 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 नहीं बन पा रहा 15 से। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और एक क्या जाएगा? ये बन गया नहीं बने? अरे 9 का देखोगे, पहले 9 का 10, 11, 12, 13, 14, 15, फिर 9 का इससे भी, फिर और किसका देखोगे? 20 का 21 नहीं बनेगा था। इसका 1, 2, 3 नहीं, 12 का 13, 14, 15 तो 12 किससे बन रहा है? 15, फिर 12 का किससे बन रहा है? 16, फिर 21 का नहीं, फिर ये देखोगे ये किससे बन रहा है? मैं ये देखो, एक ये बन जाएगा ऐसा अलग, और एक ये बन जाएगा, सॉरी सॉरी, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो सीरीज कितनी हो जाएगी? 7 और 3 वो, ठीक है ना? बस अब कोई वर्ड बोलो अपनी तरफ से। एनवायरमेंट, एनवायरमेंट का निकाल, एनवायरमेंट का, और कोई भी स्पेलिंग गूगल नहीं करेगा, मैं सबकी चेक करूंगा। कर लो गूगल कर लो,
अच्छा इन्वायरमेंट की स्पेलिंग किस वाली लाइन में कौन बताएगा? ENVIROMENT सर MENT लास्ट में। ठीक है, आपको मिलते हैं पूरे 7 करोड़ रुपए। गलत है इसमें। ENVIRON। ठीक है ठीक है ठीक है। देखा नहीं कुछ? EN गलत है। दिखाओ दिखाओ स्पेलिंग दिखाओ। मुझे ऐसे नहीं, वहीं से दिखा दो ना, कॉपी इधर करो ना, दिखाई दे मुझे। गलत है। गलत है स्पेलिंग। तुम तो इंग्लिश मीडियम से हो, हिंदी मीडियम वाले की तो। अब बताओ, इंग्लिश मीडियम से हो गए, इन्वायरमेंट की स्पेलिंग नहीं गलत लिखी जा रही है। रहने दो। तुमसे ठीक तो मेरी इंग्लिश है। 6 है 5 है। लिखो। EN बोलो, स्पेलिंग बोलो। आप बोलो, आप बोलो हाँ। अरे बोलो। EN VOMENT। तुमने N नहीं लिख रखा था। हैं? चलो मैं तुम्हारा आज स्पेलिंग टेस्ट होंगी तुम्हारे। आगे सबका यहाँ देखो, देखो यहाँ देखो। ई कितने पर है? 5 पर N, 14 पर ये 22। देखो V 2 बार आई 9 की तरह, और नाम तक किसी का साइन। ठीक है ना? O 15N 14M। इधर ध्यान दो। 5 का 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक बना है किसके साथ? 14 के साथ। आगे नहीं है। 14 के बाद 15 16 17 18 19 20 21 22 नहीं, 22 का 23 नहीं, 9 का 10 11 12 13 13 14 15 नहीं, 18 का 19 20 नहीं, 15 का 16 17 18 बना ना, 15 का 16 17 18। ओ सॉरी, गलती हो गई। अरे 19 की तरह लग रहा था, ये 4 है। 15 का 20 का 7, बाकी तो ये बनी ना रहे होने के कुछ। 20 का 21 22 23 24 25 नहीं, 14 का 15 16 17 18 19 20 21 नहीं बन रहा ना। 5 का 6 7 8 9 10 11 12 नहीं बन रहा। 13 का 14 15। हाँ तो बनाया तो है। 15 का 16 17 18 19 नहीं बन रहा। 14 का 15 नहीं बन रहा। 18 का 19 नहीं। तो सीरीज कितनी होगी? 6 ऑर्डर थी यही सबका।
किसी का ज्यादा तो नहीं आ रहा? अब एक काम करते हैं, ठीक है असिसिनेशन। असिसिनेशन क्या वही होता है ना, राजनीतिक हत्या। हाँ लिखो। लिखो, मैं सबकी स्पेलिंग चेक करूंगा। गलत है सबकी स्पेलिंग। असेसिनेशन। चलो मैं करा, अरे मैं लिखा दे रहा, इधर देखो, एक गधा लो, फिर दूसरा गधा लो, फिर उसके ऊपर खुद बैठो, और फिर राष्ट्र को बैठा दो। आस मिस गधा, एक गधा, दूसरा गधा, आई मिस खुद, और फिर नेशन। ठीक है ना? और उनका भी ऐसे सजेशन नहीं बोलूंगा। दो गधा के ऊपर खुद बैठ के और देश को बैठा देना अभी ना। एक बार मैं चेक तो कर लूं, यही है। एक बार चेक कर, वैसे यही है, मेरे याद से है। ठीक है, यही है। अच्छा, आप में से किसी बच्चे का एफ कैट था? एफ कैट का रिजल्ट आया? आगे आज रिजल्ट आ गया अभी एक बच्चे का हुआ। था नहीं किसी का भी एफ कैट? इस बार आप जिनका ग्रेजुएशन हो गया हो ना, या अप्रैल में हो, जिनका ग्रेजुएशन चल रहा हो, फाइनल ईयर हो, एक बार सीरियस ट्राई करना आप लोग, जिनका फाइनल ईयर हो ग्रेजुएशन का। जीरो आया? ठीक है फिर कर दोगे, अब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो एग्जाम में। और करो ना बस, ये अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं ना, अगली की तरफ बढ़ते हैं इसमें, है ना? इसमें अच्छा एक टाइप और छूट गया, इसको उसको लिख लो। इसको करा ना, ये कर लिया आपने? सर करा दो एक बार। देखो यहाँ देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 19 का 20 21 22 23 24 नहीं आगे, 19 का 20 21 22 23 24 नहीं है, एक का 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं है, 19 का 20 21 22 नहीं है, इसका भी नहीं होगा, 20 21 नहीं है, 9 का 10 11 12 13 14, 9 का 10 11 12 13 14 नहीं है, 14 का 15 16 17 18 नहीं है, एक का नहीं होगा, 20 का नहीं, इसमें एक भी नहीं बन रहा होता। सीरीज का 14 15 एक बन रहा है,
16, 17, 18, 19। दूसरा क्या करना? 14। जाओ कुछ भी तुम देख लो। दूसरे वाला क्या था? दूसरे वाला चलो ठीक है, 2 ही बन रहे हैं ना, एक और। ठीक है ना। एक अगला क्वेश्चन लिखो, इसमें एक लास्ट क्वेश्चन है, फिर अगले चैप्टर पर चलो। इसी चैप्टर का थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है। जैसे मैंने एक ही बार लिखाया था ना क्वेश्चन, तो उसमें एक इस तरह से पूछा था, लिखो हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड मेडिटेशन। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स, हिंदी में बोलूंगा बाद में। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड meditation, in the word meditation, which have one less than, which have one less than the number of letters, which have one less than the number of letters between them as in English alphabetical order, between them as in English alphabetical order। मतलब हिंदी में लिखो, शब्द मेडिटेशन में ऐसे कितने अक्षर युग में, शब्द मेडिटेशन में ऐसे कितने अक्षर युग में जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से एक कम अक्षर आता है, जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से एक अक्षर कम आता है। मतलब अगर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उनके बीच में 5 आते हैं, कितने होने चाहिए? 4, उससे एक कम होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन ऐसा आता है, कभी पूछ लेगा एक कम, कहीं पूछ लेगा 2 कम, है ना, कहीं पूछ लेगा एक ज्यादा है। तो इस तरह से इस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो एक तो नॉर्मल क्वेश्चन जैसे मैंने कराया था, एक कभी एक कम एक ज्यादा का जाता है, बस यही होता है इस वाले क्वेश्चन चैप्टर में, और कुछ ऐसा है। करो जैसे करना है, अब आप क्वेश्चन समझिए। वन लेस देन का मतलब है कि जितने इंग्लिश अल्फाबेट उसमें होते हैं उससे एक कम होना चाहिए। जैसे मान के चलो वहाँ 2 अक्षरों के बीच में 5 आ रहे, तो यहाँ 4 होने चाहिए। वहाँ 2 के बीच में, उनके बीच में जैसे 8 आ रहे, तो यहाँ कितने होने चाहिए? 7। एक कम। अगर एक काम करो, वहाँ 13 लिखा हुआ, 12 से काउंट करोगे तो एक ज्यादा नहीं हो जाएगा? हाँ सही पकड़ा। कितना आया? कितना है आपका आंसर बताओ? कर रहे हो चलो इधर जाना। ठीक है, ठीक। कितना का आंसर आया? हाथ खड़े करना ना। क्या वर्ड था? चलिए यहाँ देखो, मेडिटेशन एम कितने पर होता? 14 पर। ये 5 पर, ये 4 पर, ये
9 पर 9 भी आई की तरह बन रहा है, मुझसे पता नहीं क्यों। और ये सर m तो 13 पे होगा ना। ठीक है, लिखा है। थर्टीन ही तो लिखा था। हाँ देखो, उसने एक बात बोली है कि कितना होना चाहिए, एक कम होना चाहिए। तो एक कम होना चाहिए, इसका मतलब इनको एक ज्यादा काउंट करो पहले। क्या करना है, ज्यादा। तो इसका मतलब ये 13 है, तो इसको क्या मान लो, 14। तो इसको 14 मानोगे, 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो आप देख रहे हो ये बन गया, बना नहीं बना भाई। 13 को 14 मान लिया, 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20 हो गया। अब देखो एम और टी के बीच में कितने, 1 2 3 4 5 है, और वहां कितने होते हैं, 6 होते हैं। इसी तरह से इसको 5 है, क्या मानोगे, 6। 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13 14। फिर 4 है, क्या मानोगे, 5 6 7 8 9 10, नहीं बन पा रहा। 9 को 10 11 12 13 14 15, और बन पा रहा कोई नहीं, तो कितने बन गए, 3। अगर वो पूछता कि 2 कम होने चाहिए, तो पहले वाले को क्या मानते, पहले ही 2 ज्यादा है। और पूछता 1 ज्यादा होना चाहिए, तो उसको क्या कम करते, 1 कम मानते। ठीक है ना। तो ये तो आपके पास पेयर फॉर्मेशन। इस चैप्टर को हम यहीं पर विराम देते हैं। ये इतना ही एक छोटा सा चैप्टर था। और सुनो, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, टाइम है अभी क्लास में ना, 2 बजे आएंगे सर, 2 बजे तक के लिए बोला सर। सर इसमें सीरीज तो नहीं होगी ना। आज पढ़ लो, कल से मैं बोल दूंगा उनको। मैं बोल के गए हैं तो फिर एक वाली बात हो 10 जाएगी, मिनट सम्मान करने वाली 10 बात है 15 ना। कोई 10-15 मिनट पढ़ा लेते हैं, डाउट वाउट ले लेते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं। वैसे मेरा भी ऐसा मन है नहीं कराने का। चलो एक क्वेश्चन करो। ओहो, तो मैंने बोला है मेरी इंग्लिश ऐसी है। हाँ, 14 प्लस 14 का आधा क्या होगा, बताओ, इसे तो बताए। 21। 14 वाले हाथ खड़ा करो। तो 21। देखो, मैंने एक चीज बताई थी आपको, ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चा, ऑफ का मतलब मैंने आपको बताया था क्या। देखो, जिनको लग रहा है 14 उनका आंसर गलत, क्यों, इसको मिटा देते हैं, इंग्लिश से समझते हैं। व्हाट इज द हाफ ऑफ, हाफ ऑफ किसका, 14 का। इसका मतलब हाफ का मतलब हाफ, ऑफ की जगह गुणा, प्लस 14 प्लस 14। अब आप क्या लगाओगे, बोर्ड मास लगाओगे, ठीक है ना। तो बोर्ड मास में पहले मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस करते हैं, डिवाइड करते हैं। 2 से काटो कितनी बार, 7। तो ये 7 प्लस 14 कितना हो गया, 21। दिस इज योर आंसर। हम्म, हम्म।
ठीक है ना? करना भी नहीं, करा दो सर। तो 10 मिनट बैठ लो, 10 मिनट बैठो, 10 मिनट छोड़ दो। अच्छा आप मुझे बताओ, मुझे अच्छा आप ये बताओ, आप छोटी बड़ी भिन्न निकालना जानते हो? अगर कोई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में छोटी बड़ी भिन्न ही बोला, इसमें कौन सी ऐसी बात है? हिंदी में बोल दो। देखो देखो एक क्वेश्चन आता है आपके पास इस तरह से कि कोई नंबर देगा आपसे, है ना, और वो आपसे पूछा है कि आप मुझे बताओ कि इनमें कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन जो है बनेगा, ठीक है ना? तो उस क्वेश्चन को आप निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे, आप बस मुझे ये वाली बात बताओ, नहीं तो मैं आगे जो है आपको समझाता हूँ। जैसे आपके पास क्वेश्चन आएगा, जैसे आपके पास क्वेश्चन है 2/7, 3/8, 4/11, 9/13। अब मुझे बताओ इनमें कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है? सर ये छोटी है 9/13। 11/13 का एलसीएम क्या आएगा? देखो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, देखो अब मैं करा दूं, सुनो मेरी बात, सुनो, शायद सुन लो, पता नहीं क्या बोल रहा हूं मैं, इधर ध्यान दो। देखो जैसे आपके पास ये 3/17 है और 4/18, आपको ये संख्या निकालनी है, इनमें से कौन सी बड़ी कौन सी छोटी है। तो हम ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है, नीचे का इसका डिनोमिनेटर लेते हैं और इधर इसका लेते हैं, इनमें देखते हैं 18 थे कितने हो, 18 3 जा 54, तो ये आ रहा है 54, और इधर आप देखते हो ये 17 चौका 68। तो बताओ 54 और 68 में कौन सी संख्या तुम्हें बड़ी लग रही है? 68। इस बात का मतलब ये हुआ कि इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है? ये वाली बड़ी। ये इसके करने का एक तरीका होता है, लेकिन ध्यान ये रखना कि ऐसे क्वेश्चन को आप तभी कर पाओगे जब नंबर छोटे छोटे हों। रीजन क्या है? एक दूसरा तरीका इनका ये है कि इनको डिवाइड कर लो, लेकिन 3 को आप 8 से डिवाइड करोगे, 2 को 7 से डिवाइड करोगे, पॉइंटों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा और नंबर थोड़े बहुत जटिल भी आ जाते हैं। तो अगर आपके पास छोटी फ्रैक्शन है तो आप जो है क्रॉस मल्टीप्लाई से जो है इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना? तो क्रॉस मल्टीप्लाई से कैसे करोगे? आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखो, जैसे सपोज करो, फोकस करो, बड़ी संख्या पूछिए छोटी, जैसे आप देखोगे 8 दूना 16, 7 क्या 21। तो आप मुझे बताओ इसमें जो है कौन सी बड़ी है? 3/8। अब जैसे सपोज करो हमें लेनी है छोटी, हमें छोटी लेनी है, तो आप बताओ इन दोनों, ये तो बड़ी होगी या छोटी होगी? तो हमें ये तो पता चल गया कि इन दोनों में ये छोटी है, फिर इसकी कंपेयर करेंगे किससे? इससे। तो 4/11 से तो 11 दूना 22, 7 चौक 28, तो ये कौन सी छोटी? ये छोटी। इसका मतलब 2/7, और फिर किससे करेंगे? 9/13, तो 13 चौक 13 दूना 26, 9 7, इसका मतलब यही क्या है? छोटी। अगर सपोज करो बड़ी लेते तो इन दोनों में ये बड़ी लेते, फिर इन दोनों कंपेयर करते, फिर इन दोनों का। और इसी तरह से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए कभी कभार का जाता है एक नॉर्मल क्वेश्चन। तो अब इसको करो,
तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे? हम्म। जैसे एक अगला क्वेश्चन कराया जाए। जैसे आपके पास क्वेश्चन है, एग्जाम पे आया हुआ है 5/7 प्लस 8/11 9/13 और 4/5। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं तुम्हें निकालो, इनमें सबसे छोटी निकालो। फोर अपन 5 सबसे छोटा। आ गया ना? देखो यहाँ देखो, इन दोनों में 11 पंजे 55, 8 सत्ते 56। छोटा कौन सा? 5/7 ये छोटा है। फिर देखोगे 9/13 से, तो 13 पंजे 9 सत्ते 63। तो छोटा कौन सा इनमें? ये छोटा हो गया। अब 9/13 का मल्टीप्लाई करो किससे? 4/5। तो 9 पंजे 45, 13 चौका 9/45। ऐसे बड़ी निकाल सकते हो। अच्छा, इसको करने का एक दूसरा तरीका भी, इधर देखो, इधर फोकस करो सब बच्चे। देखो आप इसको इस तरह से भी कर सकते थे, आपको बताया इनको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो। तो आप में से कितने बच्चों ने परसेंटेज पढ़ा? किसी ने नहीं पढ़ा? जैसे 5 ऐसे रहेगा, बताओ इसे 5 × 1/7 लिख सकते हैं। तो 5 ऐसे रहेगा, बताओ 1/7 का फ्रैक्शन कितना होता? तो 1/7 का मतलब 14 से 2/7% होता है। इसका मतलब क्या हो गया? 14 पंजे 70। तो ये लगभग 70% के इक्वल बैठ रही है। 70 में 71 कर लो, 5 2 10 1% और बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये 8 × 11/1 का फ्रैक्शन कितना होता है? 9 से 1/11%। तो ये हो जाएगा 9 8 72 और एक कितना हो गया? 73। ठीक है ना? तो ये इसको 72 ही रहने दो, क्या हो गया ये। इसी तरह से आप 1/13 का फ्रैक्शन कितना होगा? तो 1/12। इनमें सबसे छोटी संख्या क्या थी? 9/13। तो 1/13 का फ्रैक्शन कितना होता है? 7 पॉइंट समथिंग होता। 7 से 9/13 होता ना? 7 से 9/13 होता। तो ये 9 सत्ते कितना हो गया? 63%। ये 4 ऐसे रहेगा, 1/5 का फ्रैक्शन कितना होता? 20, 20 चौक 80। तो आप देख रहे हो परसेंटेज में सबसे कम परसेंटेज किसका लग रहा है? इसका। ये बाकी में परसेंटेज में आपको सिखा दूंगा। ठीक है ना? जिन्होंने पढ़े थे कम से कम उनको तो पता होना चाहिए। लिखो, इसको लिखो। अब प्रॉब्लम ये आएगी कि नंबर अगर बड़ा आ जाए तो, नंबर बड़ा भी तो आ सकता। 200 क्या है ये? 232/235, 217/220, 253/256, 224/,
देखो सुनो, इसको करो, वही बड़ी और छोटी संख्या। देखो मैं ज्यादा किसी को कहता नहीं हूँ, मैं आपको रियल में बता रहा हूँ। आप पिछले साल का सीसेट का पेपर देख लेना, अभी आरओ का रिजल्ट आया उत्तराखंड में। आपको पता है आरओ की कट ऑफ कितनी गई जनरल की? लगभग 108, मतलब 110 नंबर। मतलब आप मान के ये चलो कि आपको 150 में से 10 नंबर, 150 में से 110 नंबर सही करने थे। और कोई भी बालक हो जिसको 150 में से कम 120 नंबर या 30 नंबर का आता होगा, तब जाकर वो इतने का कर पाएगा, क्योंकि कुछ नंबर माइनस मार्किंग में कट खत्म हो ही जाते हैं। और आपको पता है जिसमें से तो 150 नंबर में से आप ये मान के चलो 50 नंबर की तो मैथ्स और रीजनिंग की थी, समझ रहे हो ना? जो कुछ भी था वो एक ही बात है। और 100 नंबर की जीएस थी। अब आप मुझे खुद मान के चलो कि किसी बालक ने अगर 100 में से यहाँ मान के चलो 100 में से ज्यादा कोई बालक 80 नंबर ला सकता, 80 से ऊपर नहीं ला सकता, इतने ही ला सकता। और जिस बच्चे की मैथ्स ठीक नहीं है, मैथ्स रीजनिंग ठीक नहीं है, आपको पता है जिसकी ठीक नहीं होती उसका 0 ही आता मैथ्स रीजनिंग में। हिम्मत करके अगर मैं यहाँ 10 नंबर या 15 नंबर ले भी आए, 20 नंबर ले भी आए, तो 20 और 100 कितने बैठ रहे हैं? 80 और 20, 80 और 20, 100। आप देख रहे हो इस बच्चे की 80 नंबर की जीएस होने के बावजूद भी इसका सिलेक्शन नहीं, ठीक है ना? और यहीं पे मैं आपको बताऊं ना, ऐसे ऐसे भी हैं कि जिन्होंने यहाँ 50 में से कितने लाए हैं, लगभग लगभग, या तो 50 नहीं 45 नंबर, ठीक है ना? और यहाँ कितने नंबर ला रहे हैं वो? तो यहाँ आपके पास ला रहे हैं 65 नंबर। तो 65 और 45 कितने हो गए? 110। आप देख रहे हो जीएस में कितना कम स्कोर है। अभी आपने देखा उत्तराखंड पीसीएस का मेंस का रिजल्ट आया, ठीक है ना? आसपास देखे होंगे जो बीटेक वाले, उन्हीं का मेंस क्वालिफाई हुआ। देखा किसी का, मतलब ऐसे जो ह्यूमैनिटीज वाला तुम्हें लग रहा हो किसी का मेंस क्वालिफाई हुआ हो, जिसने मतलब ऐसे ह्यूमैनिटीज में पीएचडी वगैरह कर रखी हो? नहीं हो रहा ना किसी का। रीजन क्या है? क्योंकि प्री क्वालिफाई नहीं हो पा, और प्री हो भी रहा है क्योंकि मेंस में 7वां पेपर है, तो 7वें पेपर में मैथ्स आती है, तो मैथ्स को कैसे करोगे? और प्रॉब्लम मैथ्स के साथ ये है कि या तो आती तो पूरी आती, नहीं आती कुछ नहीं आती, ठीक है ना? और मैं आपको एक चीज मैं सच में बता रहा हूँ, देखो आप बुरा मत मानना। आप जैसे मैं, आप मेरे पास आए हो, आप मैथ्स पढ़ो, मैंने पहले भी ये बात बताई है, अगर मैथ्स पढ़ो और अपना 100% दो और रेगुलर क्लास में हो और कुछ मत सोचो, आप मुझ पर विश्वास करो, मैं आपको मैथ्स सिखा दूंगा, ठीक है ना? नहीं समझ में आ रहा है आप मुझसे पर्सनली पूछो, क्लास के बाद पूछो, क्लास में पूछो, मैं डाउट में तो कोई दिक्कत रखता ही नहीं हूँ। नहीं समझ में आ रहा, मैं एक्स्ट्रा क्लास लगा दूंगा, ठीक है ना? आप कोशिश करो अपना 100% देने की। अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप मान लेना कि मास्टर में मैथ्स नहीं सिखा पाया, कम से कम मुझे 6 महीने दो, है ना? तो फिर आप एक काम करना कि फिर किसी दूसरे टीचर से मैथ्स पढ़ लेना। और अगर दूसरे टीचर से भी मैथ्स समझ में ना आए और फिर भी ऐसा लग रहा है कि सीसेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है और ऐसा लग रहा है नहीं आ रही है, तो फिर एक काम करना, कंपटीशन की तैयारी छोड़ देना, कुछ और धंधा कर लेना। रीजन बता रहा हूँ, रीजन क्या है? क्योंकि अगर तुम यहाँ 10 साल दोगे, एज हो जाएगी, शादी भी नहीं हो पाएगी, गाँव में भी जाने लायक नहीं रहोगे, मतलब कुछ करने लायक नहीं रहोगे। और कंपटीशन लाइक एक दलदल होता है। देखो मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ, ये जो कंपटीशन है ना, ये कुछ नहीं है, ये यूथ को एक मिसगाइड करने का सबसे बेहतरीन तरीका। मतलब होता है क्या, मैं आपको बताऊं, जैसे जो आपकी एज है ना, जैसे किसी भी आदमी की एक एज होती है, कौन सी एज होती है? 18 से 25 साल के बीच की, मतलब आप 30 तक मान के चलो, है ना? 18 से 30 साल, इस एज में बच्चा कुछ करना चाहता है। भाई यही एज होती है जिसमें आप अपना कोई बच्चा स्टार्टअप कर सकता, कुछ भी कर सकता, कोई इनोवेशन कुछ भी कर सकता। इसी एज में अब जाहिर सी बात है, सरकार का एक बहुत बढ़िया है, सरकार ने क्या दिया है, एक झुंझुना पकड़ा दिया आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। इसमें कुछ नहीं कर रहा है सरकार ने, आपको लगा दिया गया है, बच्चा 18 साल में 15 साल में आ रहा है और 30 साल तक रह रहा है। अब जो इस एज में वो कुछ कर सकता था, मतलब कुछ अच्छा कर सकता था, वो तुमने उसके कहाँ बैठा दिए? वो उसको लगा दिया फैक्ट पढ़ाने में, कि पढ़ नदियां पढ़, पर्वत पढ़, पहाड़ पर, राजा के क्रम पढ़। अब आप मुझे बताओ, कोई आदमी इतने टाइम पढ़ रहा है, बुद्धि का विकास तो वैसे भी खत्म ही है, कुछ नहीं होता यूपीएससी वालों की बुद्धि का विकास। आप इतना मत समझो, समझ होती है, लेकिन आप ये मत समझना कि यूपीएससी वालों को नॉलेज होती है। रीजन मैं आपको बता दूं, जो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप 10th लेवल की हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप मैथ्स पढ़ रहे हो, सॉरी हिस्ट्री पढ़ रहे हो आप 12th लेवल की, ज्योग्राफी 12th लेवल की, इतना ही आता है सिलेबस में आपके, इससे ऊपर आता नहीं है। 10th पढ़ रहे हो, वो मैथ्स पढ़ रहे हो आप 10th लेवल की, 8th लेवल की, ये सब 8th लेवल का ही मैं करा रहा हूँ आपको। और तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि हमें हिस्ट्री आ चुकी है या हमें पॉलिटी आ चुकी है, हमें मैथ्स आ चुका है, तो फिर जो मैथ्स से पीएचडी कर रहा है वो तो फिर पागल होगा, ठीक है ना? क्योंकि रीजन क्या है, जैसे रील्स में आप 2-4 ट्रिक व्रिक देख लेते हो ऐसी शॉर्ट वोट, है ना, तो उसको लगता है यही मैथ्स है। या जैसा कोई जैसे हिस्ट्री विस्ट्री में एक दो राजा वाजा का क्रम कुछ आजकल वो शॉर्ट वोट ट्रिक्स चलती रहे ना, तो उनको लगता है यही हिस्ट्री है, यही ज्योग्राफी, यही पॉलिटी है। तो वैसे भी कुछ मतलब ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना? तो जिस एज में कुछ करने वाला होता है ना बच्चा,
उस एज में तो बच्चे को निकाल देते हैं। अब आप मुझे बताओ 18 साल की एज में कोई रहा और 30 साल में वो सेलेक्ट हो रहा, फिर आदमी वैसे ढीठ बन जाता, बैठने की आदत हो जाती है, अब वो वैसे भ्रष्टाचार उसने करना ही है। क्यों? क्योंकि 18 साल में वो आया था, फिर वो अपने साथ के बच्चों को देखता है, किसी ने कुछ करा, किसी ने कुछ करे, और वो इतना अच्छा अचीवमेंट कर रहे हैं, और आपकी जॉब जॉब लग रही 70-80 हजार में, फिर वो सोचता है कि चल कुछ नहीं, कम से कम भ्रष्टाचार ही कर ले। ठीक है ना? तो मैं सच में बता रहा हूँ। दूसरा देखो, मैं एक बार तो ये जरूर कहूंगा कि एक बार तो यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। कम से कम तुम्हारी हिस्ट्री क्या है, तुम्हारी ज्योग्राफी क्या है, अपने देश की हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी का पता हो, एक बेसिक मैथ्स का पता हो, है ना? लेकिन ऐसा कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, 1-1.5 साल अपने इसमें आराम से अच्छे से दो, और ज्यादा दिक्कत लगे ना तो स्किप करने में कोई बुराई नहीं है। क्योंकि ऐसा है ना, अभी जैसे आप नए नए आए हो तो स्किप कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होनी, क्योंकि कुछ दूसरा कर पाओगे। और इसकी प्रॉब्लम ये है कि अगर इसमें यहाँ कुछ नहीं कर पाए ना, तो मैं अपने बता रहा हूँ, इसका फेलियर कुछ नहीं कर पाता जी। समझ रहे हो नहीं? तो इसको आप मैथ्स को पढ़ लो। और दूसरा मैं आपको बताऊं ना, आपके आसपास जो भीड़ है ना, आप अपने आसपास वाले लोगों से थोड़े सतर्क रहो। क्योंकि आसपास में किसी की शादी हो चुकी, किसी ने शादी कर लेनी है, देखो या तो कोई आसपास में किसी की शादी होगी, किसी ने शादी कर लेनी है, अरे मतलब आप एक तो हर चीज को निगेटिव वे में लेते हो। ठीक है ना? वो कहने का मतलब नहीं है मेरा। तो इसी तरह से ठीक है ना, किसी ने कुछ और काम कर रखा। दूसरा ऐसा भी होता है, जैसे आप यहाँ देखोगे ना, जैसे यूपी वगैरह में बहुत से बच्चे आते हैं यूपी से, मैं अपने यहाँ के बच्चों का वो दे रहा हूँ। हमारे यहाँ बच्चों को जमीनें वगैरह होती हैं, जैसे किसी के पास 100 बीघे जमीन है, 150 बीघे जमीन है, रोड पे जमीन आ गई 10-5 बीघे, तो और भी मजे ही मजे हैं। ठीक है ना? तो अकेला एक या दो बच्चे हैं, तो वो घर से पहले ही कह के आता है। तो जैसे मान के चलो हमारे गाँव में, मैं अपने गाँव में बता रहा हूँ, ठीक है ना, मेरे पिताजी ने मुझे खुद ऐसे ही भेजा घर से बाहर। तो ऐसा होता है, जैसे मान के चलो एक बच्चा या दो बच्चे हैं, जमीन है, खेती, सब कुछ बढ़िया। तो हमारे यहाँ के यूपी के माँ बाप भी, जिनके पास जमीन होती है, जो घर से बैकग्राउंड जिनका ठीक होता है, तो उनकी कोशिश ये रहती कि बच्चा बस बाहर जाए। तो बाहर भेजते इसलिए कि या तो इसकी बुद्धि थोड़ी विकसित हो जाए, बाहर रहना सीख जाए, थोड़ा बाहर के माहौल को समझ ले, 2-4 साल बाहर रहे, अपने मजे वजे करे, और सीधा घर आए, अपने घर का बिजनेस समझ ले। जो खेती है खेती, दुकान है दुकान, नहीं तो कुछ। माँ बाप भी इसमें ज्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि इधर पैसा भी ठीक ठाक है, अपने बिजनेस में पैसा ठीक ठाक होता ही है, और दूसरा हमारे साथ रह लेगा बच्चा, है ना? तो आप हर किसी को देख कर आप कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो आपके आसपास में कुछ ऐसे ही बच्चे होंगे, ज्यादातर मतलब यूपी वगैरह से आ जाते हैं, हमारे इधर से तो काफी बच्चे आते हैं, जिनका उद्देश्य ये होता है कि यहाँ आके मजे करने हैं। अब वो आया मजे करने, और आपका बैकग्राउंड, आप में से सबका बैकग्राउंड ऐसा है नहीं, आप में से कुछ को नीड होगी, इकोनॉमिकली या फैमिली कंडीशन अपनी होगी। तो एक तो जब आप अपने पड़ोसी को देखते हो ना, ये देखना बंद करो। ठीक है ना? आपको केवल अपने आप में काम करना है। दूसरी बात क्या है, कुछ बच्चों का आईक्यू ऐसा होता है कि किसी को कुछ चीजें गॉड गिफ्टेड होती है, या तो किसी के पास पैसा है, या किसी के पास और भी कुछ नहीं, तो किसी के पास ऐसा होता है, किसी की मैथ्स ही अच्छी होती है, या किसी के पास कुछ स्पेशल डिग्रियां होती हैं, जैसे किसी ने बीटेक कर रखा है, तो वो वैसे भी फ्री रहता है कि चल बीटेक तो कर रखा है, 1 साल में निकला, ठीक है ना, तो कंपनी में चला जाऊंगा। किसी का ये है, कुछ हम जैसे भी होते हैं कि मैथ्स रीजनिंग ठीक है, यूपीएससी हुआ ठीक है ना, तो एसएससी तो अपना ठीक है, एसएससी सीजीएल वगैरह कुछ कहीं पर इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर बन ही जाएंगे। तो सबका क्या होता है, सबका लेवल अलग अलग होता है। कुछ ऐसे होते हैं कि किसी ने एमए कर रखा है कि उधर मेरी पीएचडी चल रही है, यूपीएससी निकला ठीक है ना, तो पीएचडी तो चली थी, वहां जाकर टीचर बन जाएंगे। किसी का है कि टीचर तो है, ये भी चल रहा है, वो भी चल जाएगा। तो सबका क्या होता है, सबका अलग अलग होता है। इसमें मारे जाते हो आप जैसे ना मासूम बालक। ठीक है ना? आपके साथ दिक्कत क्या, आप पड़ोसी के अनुसार चलते हो, और पड़ोसी बेड़ा गर्क ही करेगा तुम्हें। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो इसमें और तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ये मत सोचना कैसा डिमोटिवेट कर रहे हैं। आप पढ़ो, देखो, बात बन रही है ठीक है, नहीं कम से कम 6-7 महीने दो। ठीक है ना? 6-7 महीने बाद स्किप कर दे, क्योंकि देखो ऐसा है ना, अभी तुम ऐसा लग रहा हो कि सर डिमोटिवेट करें, डिमोटिवेट वाली बात नहीं है। अभी तुम जाओगे तो ना मोहल्ले का आदमी कुछ कहने का, क्योंकि 1-1.5 साल में रिटर्न में कुछ नहीं होता, कितना तो चलता रहता है गाँव बस्ती में, है ना? और तुम मान के तो तुमने 4-5 साल जो है देहरादून में निकाल दी, फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर तो बुआ भी, मौसी भी, चाची ताई फूफो जो कुछ भी लगती हैं, सबके फोन आने स्टार्ट हो जाते हैं, क्या है उसका रिजल्ट आया, ये नहीं हुआ। और दूसरी प्रॉब्लम ये है, एक सबसे भ्रम पता है क्या रहता है, जैसे अभी आपको पता है उत्तराखंड एसआई की वैकेंसी आई है, तो उत्तराखंड एसआई का अगर आपने सिलेबस देखा, किसी बच्चे को सिलेबस याद है उत्तराखंड एसआई का क्या है? तो उसमें 100 नंबर की मैथ्स है, 100 नंबर की रीजनिंग है, 100 की हिंदी है, 50-60 की जीएस है ना। अब कुछ बच्चों का ऐसे, जैसा अब यूपीएससी आ रहा है, उसमें भी यही 100 नंबर की मैथ, 100 की रीजनिंग, 100 की हिंदी, 100 की जीएस है ना, जो मतलब एक एवरेज बताया मैंने, ऐसे इस तरह से होते हैं। कुछ बच्चों को इस भ्रांति में रहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो निकला ठीक है, नहीं तो एक काम करेंगे, ये वाला निकाल देंगे, एसएससी बैंकिंग निकाल देंगे। इस भ्रम में मत रहना, वो उनका निकलता है जो जिनकी मैथ्स वैथ ठीक होती है। क्योंकि आप मुझे लगा आपने कितनी जीएस पढ़ रखी है, आप निकाल पाओगे उत्तराखंड एसआई का पेपर? नहीं निकाल पाओगे, मैथ्स नहीं आती, और उसमें 200 नंबर की मैथ्स रीजनिंग आ रही है। इसी तरह से कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं। अब बताऊं, अब तो कंपटीशन का लेवल यहाँ तक चेंज हो चुका है। पहले पता है एक सेकंड ऑप्शन बच्चे ये रखते थे कि
बीएड कर लेंगे और बीएड करने के बाद टीचिंग कर लेंगे, तो 5th क्लास तक तो को बीएड को वैसे इनवैलिड कर दिया है, एक तो मरण हो चुका है। दूसरा जो टीचर बनते हैं, तो टीचर बनने के लिए एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जरूरत होती है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे, कि जैसे मान के चलो आपको ह्यूमैनिटीज का टीचर बनना है, टीजीटी या पीजीटी करनी है, तो उसमें आपको क्या चाहिए होता है, ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट आपको चाहिए होते हैं, या तो हिस्ट्री ज्योग्राफी हो या ज्योग्राफी पॉलिटी हो, मतलब कोई 2 सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज के हो। उसमें फिर मतलब ऐसा नहीं कि साइकोलॉजी नहीं चाहिए होते हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे ऐसे ह्यूमैनिटीज के चाहिए। अब बच्चों को तुम्हें अभी इस बात की जानकारी नहीं है, तो ज्यादातर बच्चे करते हैं जैसे ग्रेजुएशन में ले लेते हैं, किसी ने इंग्लिश ले ली, किसी ने हिंदी लिटरेचर ले लिया, किसी ने कुछ और ले लिया। अब या किसी ने बीएससी कर रखी है, किसी ने बायोलॉजी से जूलॉजी से कुछ कर रखा। दिक्कत यह है कि ग्रेजुएशन कर लेते हैं, 2-4 साल बाद रहते हैं, उसके बाद क्या कर लेते हैं कुछ बच्चे, उसके बाद कर लेते हैं कि चलो अब जो है बीएड कर लेते हैं। तो एक तो ग्रेजुएशन कर रखा, 2-3 साल बाद बीएड करते हैं, और बीएड करने के बाद जब फॉर्म भरने का नंबर आता है तो पता चलता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है हमारा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट कर लिया किससे, इंग्लिश से कर लिया, जैसे बीए कर लिया इंग्लिश से या हिंदी से, या किसी वैसे हिंदी से कर लिया या उससे कर लिया ज्योग्राफी से। अब वहां आप पेपर में बैठो किसके में, टीजीटी के पेपर में इंग्लिश में। अब पूरे साल पढ़ी वो जीएस कौन सी पढ़ी, तो जीएस पढ़ी तुमने, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, और वहां पेपर में बैठ रहे हो तो इंग्लिश लिटरेचर के में या हिंदी के में, वहां से भी तुम बाहर हो जाते हो। तो अगर कुछ जो ग्रेजुएशन कर रहे हो आप, तो ग्रेजुएशन में भी आप एक बार सोच समझ के एडमिशन लेना, मतलब सब्जेक्ट तुमने क्या लेने हैं। अगर इन फ्यूचर आपको टीचिंग वीचिंग का हो जाए, हमारे तुमने ले ली ग्रेजुएशन में कुछ अलग ही लिए बैठे हो कि जल्दी इजीली पास हो जाएगा, तो आप फिर वहां से भी रह जाओगे। ठीक है ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास क्या बच्चे बताते रहते हैं और बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो आप अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का भी ध्यान रखना, मतलब आगे जो जो आपका सेकंड प्लान है। और दूसरी एक बात जो मेरी अपनी फेवरेट बात होती है, कि जिंदगी में कभी किसी चीज को इतना नहीं चाहना चाहिए कि जिसके बिना आप रह ना पाओ। ठीक है ना, लाइफ में कुछ भी है वो चीज, तो ऐसा जरूरी नहीं है, आप इसकी तैयारी करो और सीरियस होकर पढ़ाई करो। और ये मैं तुम्हें रियल में बता रहा हूँ, क्लास के अंदर अंदर 100 बच्चे होते हैं, तो मुश्किल से 3 या 4 बच्चे होते हैं जो सीरियस होते हैं। ठीक है ना, और प्रॉब्लम यह है कि उन 3-4 बच्चों के अकॉर्डिंग कभी क्लास नहीं चल पाती, ये भी तुम्हें ध्यान रखना, क्योंकि डेमोक्रेसी का अपना एक महत्व है। ठीक है ना, और रीजन ये है कि पूरी सीरियस तरह से कभी क्लास कहीं भी कोई भी टीचर नहीं करा सकता। ठीक है ना, और तीसरी प्रॉब्लम ये भी है कि अगर बिल्कुल उसी तरह से कराया जाए तो तुम पढ़ भी नहीं पाओगे, क्योंकि एक स्तर चाहिए होता है दिमाग का, अभी वो नहीं है तुम्हारा। ठीक है ना, उसको डेवलप करने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो इस चीज को जो मैंने बात बताई है, इस पर थोड़ा सा गंभीरता से विचार करो। और दूसरी बात, इस भ्रांति को आप बिल्कुल निकाल दो कि बिना मैथ्स के बिना मैथ्स पढ़े सीसेट क्वालिफाई हो जाएगा। जो तुम्हारे आसपास बैठे हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ कुछ नहीं होने का। इवनिंग वाले बैच के बच्चे या मॉर्निंग वाले बैच के बच्चे, मैं किसी बच्चे को स्पेशल नहीं बोल रहा हूँ, किसी को कुछ नहीं होने का। और तुमने एक चीज देखी हो कि जब वो आते हैं मैं कभी मोटिवेट नहीं करता हूँ, आप रेगुलर वाले आपको मैं बोल रहा हूँ। ठीक है ना, आप देखो ऑनलाइन में 5 हैं, मैं कभी जब 15-16 होते हैं तो मैं कभी किसी को मोटिवेट नहीं करता हूँ, क्योंकि तुम हो तो मैं सोच रहा हूँ कि तुमसे हो जाएगा जो कुछ होना, आप में से रिजल्ट देना, किसी ने देना। और वैसे भी सबसे ना हमें उम्मीद है, और ये आप जानते हो कि सबका होना भी नहीं, ये तो पता ही है ना तुम्हें, 1-2 का ही होना है ना। तो 1-2 में आप ये मान के चलो कि जैसे मान के चलो 2 बच्चों से होगा, है ना, 1-2 का, एक मॉर्निंग से एक इवनिंग से, क्योंकि छोटे छोटे बैच है तो इतना ही एवरेज रहता है ना। तो आप मान के चलो उस एक में आपको अपने आप में काउंट करना। अब आपको क्लास में सबसे परफेक्ट रहना, तो पूरी क्लास में कोशिश करनी है उस तरह से। ठीक है ना, और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो मैथ्स है ना, इस मैथ्स को आप वैसे लो ही मत, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ये मैथ्स तुम्हारा आईक्यू लेवल ठीक करेगा। ठीक है ना, सोचने समझने की क्षमता तुम्हारी ठीक करेगा। अभी आप सोच नहीं पा रहे उस चीज का। ठीक है ना, देखो मैं इस चीज से निकला हुआ हूँ, इस चीज में मैं हूँ, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। ठीक है ना, पर प्रॉब्लम यह है कि मैं कभी कोई बात जो है सीरियस होकर नहीं करता हूँ। ठीक है ना, मजाक मजाक में थोड़ा ज्यादा रहता हूँ, लेकिन आप रियल में बता रहा हूँ, अभी आप ज्यादा से ज्यादा काम करने की जरूरत है तुम्हें स्मार्ट वर्क में। ठीक है ना, और हिंदी मीडियम को ज्यादा थोड़ा सा। ठीक है ना, तो आप स्मार्ट वर्क करो थोड़ा थोड़ा, तो मतलब हो जाएगा काम, इतना हार्ड नहीं है। ठीक है ना, और अभी मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोग इतना, मतलब जिस हिसाब से तैयारी आपको करनी चाहिए अभी उस हिसाब से इतना बहुत ज्यादा। चलो थैंक यू। सर इसका आंसर तो बता दीजिए। चल कल करा देंगे इसको। सर सबसे छोटा ये है ना, ये सेकंड वाला। देखो चलो बताएं, 1 मिनट सुन लो, चलो एक मिनट सुन लो। देखो ऐसे क्वेश्चन में आप देखो, इनमें देखो गैप कितने का, ऐसे क्वेश्चन में ठीक है, गैप देखो कितने का बच्चा, 3 का, यहाँ भी गैप कितने का, 3 का, यहाँ भी 3 का, यहाँ भी 3 का। जब ऐसे क्वेश्चन में गैप इक्वल हो, तो जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी संख्या, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी संख्या। और अगर गैप इक्वल ना हो तो एलसीएम लेके गैप को इक्वल कर देते हैं। हाँ, अंश ऊपर वाला।
ठीक है ना, चलो थैंक यू।